नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या पर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले क्रिसमस की बधाई दी है यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी ने, और उसके बाद अल्लू अर्जुन का जो कल उनकी एक क्या बोलते हैं, जो वो उसके सामने पेश हुए थे पुलिस के सामने। और तीसरी खबर है कि केजरीवाल ने आज एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम आज फिर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी के साथ कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपनी कुछ सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और उसके बाद फिर बिहार में अभी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से देखा जाता है कि नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं, तो अभी ये खबरें आ रही हैं कि शायद इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दरमियान ही कुछ ऐसा हो सकता है। वहीं अगर बात करें यूपी की, तो अगर बात करें हमारे देश के जो वीपी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें जो हटाने की प्रक्रिया चालू की थी वो जंग लगे चाकू की तरह थी। और इन सब चीज़ों पे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिसमस पे, आज रेवंत रेड्डी ने सबको बधाई दी है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में सभी को अपने धर्म को, और मतलब जिस तरह से बोला भी जाता है कि हिंदुस्तान के संविधान में सभी को अपना धर्म और अपने धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आज़ादी के साथ मनाना चाहिए। वहीं इसी के साथ अगर हम बात करें संध्या थिएटर भगदड़ में, तो अल्लू अर्जुन ने कल जो है पुलिस के सामने वो पेश हुए थे, उनकी पूछताछ हुई थी। एक्टर के पिता अल्लू अरविंद और वकीलों के साथ करीब 11 बजे एक्टर पुलिस थाने पहुंचे। दोपहर 2:45 पर वो पुलिस थाने से बाहर निकले। करीब 4 घंटे तक हुई पूछताछ में पुलिस ने एक्टर से सवाल किए कि क्या उन्हें पता था कि अथॉरिटी ने उन्हें उस थिएटर में जाने की इजाज़त नहीं दी थी। सेंट्रल जोन के डीसीपी जो हैं वहाँ के, उनके साथ पुलिस के एक दल ने अल्लू अर्जुन से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान एक्टर से उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया और आरोप लगाया गया कि बाउंसरों ने कथित तौर पर उनके फैंस को धक्का दिया, जिसकी वजह से भगदड़ मची। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने बताया कि एक्टर ने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उन्हें फिर से बुलाएंगे। जिस तरह से अभी केस चल रहा है, जिस तरह से अभी यहाँ के असेंबली में भी इस बात को उठाया गया, जिस तरह से हमारे यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी ने उठाया, वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी क्या बोलते हैं इन चीज़ों को उठाया था। इसके बाद फिर उससे पहले उनको अरेस्ट भी किया गया था। उसके बाद कुछ लोग उनसे मिलने भी आए थे। इस पर भी बात हुई थी कि एक एक्टर है जो कि अपनी फिल्म का उसके लिए गए हुए प्रमोशन के लिए, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ है तो फिर लोग उनसे मिलने क्यों आ रहे हैं, इसको लेकर के जो चीज़ें हुई थी उस पर आप क्या कहें? देखिए, कल अल्लू अर्जुन की करीब 1.5 या 2 घंटे तक पूछताछ चली। वही कहा जा रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी पूछताछ के बाद शायद उनको जो पुलिस है जो पूछताछ कर रही है वो शायद फिर से दोबारा संध्या थिएटर ले जाए और फिर वैसे सीन क्रिएट की जाए कि जैसा वहाँ पे भगदड़ हुई और एक महिला की मौत हुई। हालांकि वैसा कुछ नहीं हुआ। उनकी पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद फिर वो अपने घर चले गए। कल देखा गया कि जिस तरह से जब से उनसे पुलिस ने पूछताछ शुरू की उसके बाद लगातार मीडिया में कई तरह के बयान सामने आने लगे। वही बीजेपी ने उनको पूरा खुले तौर पर समर्थन किया है, वही जो कांग्रेस की बात करें या फिर जो अन्य पार्टियां हैं वो उनके विरोध में है। यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है या फिर हम डीजीपी की बात करें, सभी ने सख्त लहजे में कहा है कि जो पुलिसी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि देखा गया कैसे उनके घर के बाहर जो इंक है वो फेंका गया, उस पर भी रेवंत रेड्डी ने साफ तल्ख टिप्पणी की थी कि अगर ऐसे जो भी लोग हैं उन पर पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई करे। अब इसमें देखिए कि अब एक वीडियो जो है वो जारी किया गया है, 15 सेकंड का वीडियो। उसमें साफ देखा जा रहा है कैसे गेट आगे खुले, उसमें भगदड़ हुई, लोग भाग रहे हैं। वही पुलिस अलग अपना दावा कर रही है। और अगर हम करें अल्लू अर्जुन की बात तो वो भी अपने अलग दावे कर रहे हैं, उनके वकील का अलग दावा है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन ये आरोप लगा रही है कि उनको अपने तरीके से काम नहीं करने दिया गया। अभी आपने जिक्र किया कि पुलिस का कहना यह है कि जो बाउंसर उन्होंने धक्का दिया था। तो आमतौर पर देखिए कहीं पर अगर ऐसी बड़ी सभाएं हो या कहीं पर एक्टर जाए या फिर बड़े लोग जाते हैं तो वहाँ पे आमतौर पे बड़ी संख्या में भीड़ होती है। भगदड़ की जहां तक बात आई, अब लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं किया गया, लेकिन वही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी सहयोग की गई। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि जब इस बात की जानकारी अल्लू अर्जुन को दी गई तो उन्होंने ये कहा कि फिल्म अब हिट होगी। ये बात सिर्फ दावे किए जा रहे, इसमें क्या हकीकत है वो तो प्रशासन पुलिस जब जाँच करेगी
तो पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से लगातार अल्लू अर्जुन की कम समय में लगातार एक तरफ उनकी गिरफ्तारी होना, फिर जमानत मिलना, फिर कल पूछताछ करना, और उसके बाद कल देखा गया कि कैसे उनके जो ससुर हैं उन्होंने भी कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे मिलने की कोशिश की। तो अब लग रहा है कि ये जो दाव पेच है और बढ़ते जा रहा है, और आने वाले वक्त में शायद अल्लू अर्जुन की जो राह है वो और मुश्किल होती जाए। बिल्कुल, जिस तरह से अभी यहाँ पे अल्लू अर्जुन का केस चला हुआ है, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस तरह सूत्रों के मुताबिक जब साल शुरू होगा उसके दौरान ही वहाँ की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। वहीं अगर बात करें दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक वो जो हैं क्या बोलते हैं राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के ऐलान के बाद से लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने का उन्होंने प्लान बना लिया है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का नाम लिए बगैर आगे कहा है कि इसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। इस मामले को लेकर आज फिर वो 12 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जिस तरह से कल भी उन्होंने एक बयान दिया था कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन्होंने उसमें एक घोषणा की है कि दिल्ली में अब 24 घंटे सबको साफ पीने का पानी मिलेगा। वहीं आज फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब क्या बोलते करने जा रहे हैं, जिसमें वो इन बातों के बारे में बताएंगे कि ऐसा क्या होने वाला है दिल्ली चुनाव से पहले। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं कि मतलब जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हार की वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, कल वीडियो खुद अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था, और उसमें उन्होंने बताया था, खुद पानी पी रहे थे, जो नल का पानी है वो दिखा रहे थे कि उन्होंने वादा भी किया है कि 24 घंटे लगातार जो हम साफ़ पानी है वो दिल्ली की जनता को देंगे। लेकिन उन तस्वीरों को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि पिछले कुछ महीनों पहले देखा गया है, कैसे दिल्ली की जनता थी जो पानी के लिए, पीने की तो बात दूर है, जो घर में यूज करने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी तक नहीं था। वो लगातार हरियाणा सरकार इन पर आरोप लगा रहे थे, और दिल्ली सरकार हरियाणा पे आरोप, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। लेकिन उस सिचुएशन को अगर देखा जाए, उस समय को, उस वक्त को देखा जाए, तो कैसे दिल्ली की जो जनता थी वो लगातार परेशान थी। कई घंटों लाइन लगने पड़ते थे तो पानी के टैंक आते थे, और वो भी पानी जो है, अब पानी साफ है कि नहीं, या फिर जो पानी की ज़रूरत है सबको उतने पानी नहीं मिल पाते थे। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार बनती है तो हम 24 घंटे लगातार लोगों को पानी जो है वो सुविधा देंगे पीने के लिए। अब इसमें कितनी हकीकत है, या फिर क्या इस वादे के साथ वो पूरी तरह से ज़मीन पर उतर पाएंगे, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी लगातार अरविंद केजरीवाल हैं और लगातार दावे पे दावे किए जा रहे हैं। हर 1 से 2 दिन बाद कोई ना कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, नए वादे की बात करते हैं, और आज फिर से उन्होंने 12 बजे का वक्त दिया है, और उन्होंने कहा कि आज 12 बजे जो है हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा ये किया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद कोई वादे ना किए जाए, जबकि दिल्ली की जो सियासत थे उस पर बात होगी। और इसी के साथ उन्होंने आतिशी पर भी गिरफ्तारी की आशंका जताई। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो आतिशी पे झूठे केस करके उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, और इन तमाम दावों के साथ 12 बजे आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है। वही देखिए, जिस तरह से दिल्ली के चुनाव की हम बात करें, दिल्ली के चुनाव को लेकर के एक केंद्रीय मंत्री जो कि बिहार से जेडीयू के हैं, राजीव ललन सिंह ने कहा है कि एनडीए के साथ गठबंधन में जेडीयू दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है केजरीवाल का पूर्वांचलियों और बिहार के लोगों के प्रति जो प्रेम जग रहा है उसे वीडियो और ऑडियो के जरिए एक्सपोज भी किया जाएगा। कोरोना काल में केजरीवाल ने पूर्वांचल और बिहार के लाखों लोगों को नोएडा बॉर्डर पर भेज दिया था, हम उसको बेनकाब करेंगे। लेकिन अब देखिए, जिस तरह से दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में कांग्रेस अलग लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी, और जो बीजेपी वो अलग लड़ेगी। शायद इसी वजह से बीजेपी अभी तक अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं कर पा रही, क्योंकि जेडीयू भी आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए की कुछ पार्टियां हैं जो कि दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो दिल्ली में चुनाव लड़के कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो चीज़ें हैं, या केजरीवाल जिस तरह से आजकल सारी चीज़ें दे रहे हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मतलब केजरीवाल को एक तरह से देखा जाए, केजरीवाल को घेरा भी बहुत जा रहा है। केजरीवाल के लिए हर इंसान मतलब जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें घेर रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगली बार केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से अभी जेडीयू ने बोला है कि जेडीयू भी वहाँ पे चुनाव लड़ेगी एनडीए के गठबंधन में, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम जो उनका प्रेम है उसको वीडियो और ऑडियो के जरिए दिखाएंगे। जिस तरह से कोरोना काल में उन्होंने सबको भेज दिया था बॉर्डर पे, इससे क्या है कि मतलब अब जिस तरह से आप देखिए कि नीतीश कुमार बिहार में इस वक्त यात्रा कर रहे हैं,
वहीं अगर बात करें यहाँ की तो जेडीयू यहाँ भी चुनाव लड़ना चाहती है, उसी साल फिर नेक्स्ट ईयर ही बिहार में भी चुनाव होना है, इसको लेकर के क्या चीज़ें? देखिए, अगर हम दिल्ली की सियासत की बात करें तो अभी दिल्ली में सियासत जो है वो काफ़ी गर्म है, और इसलिए भी कि एक तरफ लगातार पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के जनता को लेकर वादे, और दूसरी तरफ विपक्ष यानी भाजपा की हम बात करें, भाजपा के साथ साथ बिहार की जो सत्ता दल पार्टी है जेडीयू, वो भी दावा कर चुकी है कि हम इंडिया जो एनडीए अलायंस है उसके साथ हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। अगर हम बात करें अभी तो आतिशी को लेकर जो कि केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी, वही बीजेपी की बात करें तो उनका ये कहना है कि जो केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं, जो महिला सम्मान को लेकर जो संजीवनी योजना है जिसमें 2100 रुपया जो 18 साल की एज की महिलाएं हैं उनको देने की जो बात की जा रही है, वो दिल्ली सरकार में कहीं है ही नहीं। अब इसको लेकर जो विपक्ष है, बीजेपी है, वो लगातार केजरीवाल को जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगा रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो केजरीवाल जो है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से जो लोग बुरी तरह से बौखला गए, यानी उन्होंने बगैर नाम लिए बीजेपी पे तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं, आगे कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करके उनको मतलब इसी प्लान के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएंगी, आज 12 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो हमने कहा था कुछ देर पहले कि वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो आतिशी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, आतिशी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उन्होंने ये शक जाहिर की है कि जिस तरह से आपके जो सीनियर नेता है उनको फर्जी केस में फंसाया गया, वैसे ही आतिशी को फर्जी केस में फंसाया जाएगा। अब ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि देखा गया संजीवनी जो योजना है उसमें लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि नहीं, इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार के पास कोई भी ऐसा अभी बिल पास नहीं हुआ, या फिर कह ले कि जो उनके सरकार के जो लोग हैं वही इस दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि लगातार इसमें देखें कि जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग ने कहा है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म आवेदन को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी की ओर ले जा रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जो जनता है, दिल्ली की जनता है, उसको डिजिटल जो अरेस्टिंग है उसकी तरफ ले जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य और महिला कल्याण मंत्री है उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना है नहीं है। अब बात यह है कि इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल है उनको रुख साफ करना पड़ेगा, क्या सच में अगर ऐसी कोई योजना नहीं है तो फिर दिल्ली से जनता से वो लगातार क्यों पंजीकरण करवा रहे हैं। हालांकि हम देखें जिस तरह से ऑनलाइन मामले सामने आ रहे हैं, इस टाइम और फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब उसके साथ जिस तरह से दिल्ली के महिलाओं के साथ देखा गया कि कैसे वो घर डोर टू डोर जाकर वहाँ पर लोगों से कैंपेनिंग की है, वो खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवा रहे थे। लेकिन जब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, जो महिला विभाग है उसकी तरफ से कहा जा रहा था, फिर अब ये जो मामला है वो केजरीवाल को तय करना होगा कि झूठ और सही बोल कौन रहा है। क्या दिल्ली सरकार में जो महिला कल्याण विभाग है उसकी तरफ से जो बयान जारी किया गया वो सही, या फिर अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल, जिस तरह आपने एक बार बोला अभी कि जो ये योजना है इसको लेकर के, तो अभी जो खबर आई वो ये है कि दिल्ली सरकार ने चेतावनी जारी की जिसमें महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये का भत्ता देने का झूठा वादा किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है और किसी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को नहीं स्वीकार किया जा रहा है। ये धोखाधड़ी, और लोगों से अपील की गई कि वो ऐसे किसी भी दावे में ना फंसें, मतलब कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना दे या किसी को कुछ भी पैसा ना दे। तो अगर ऐसी कोई योजना नहीं, जैसा आपने भी बोला कि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो आज ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हम 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उनको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए ताकि जनता जो है भ्रम में ना रहे। देखिए, अब इसी मामले पे जब संजय सिंह जो आपके सांसद हैं उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये झूठे एडवर्टीजमेंट निकाले गए हैं और उन अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो जनता का ध्यान भटका रहे हैं और जो ऐसे झूठे एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं। अब मामला ये कि इसमें पक्ष और विपक्ष बीच में फंसी है जनता। अब वो तय नहीं कर पा रही कि आखिर सच और झूठ बोल कौन रहा। दिल्ली की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसे वादे किए हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी चला रहे हैं। वही अगर हम देखें दिल्ली सरकार की तरफ से ही जो महिला विभाग है, जो महिला कल्याण विभाग ने कहा है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। अब देखिए कि अभी आपने जेडीयू का जिक्र किया, ये कहा जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से जो है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उन्होंने दावा किया है कि
बिहार के जो लोग दिल्ली में हैं उनको काफ़ी परेशान किया गया। वही इसी के साथ उन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बिहार वासियों को बिल्कुल तरजीह नहीं दी, और इसी के साथ उन्होंने जो पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं उनके मुद्दे को उठाए हैं। पूर्वांचल, और कहा जाता है कि बिहार में पूर्वांचल की जो आबादी है वो अच्छी खासी रहती है और उनके वोटर भी ज़्यादा है दिल्ली में। और इसी के साथ उन्होंने उस बयान को भी तंज कसा है जिसमें कहा गया था कि देखा गया संसद के अंदर कैसे आपके जो सांसद उन्होंने जो वोटर जो लिस्ट में जो वोटरों के नाम कटे रहे हैं, उसके बाद जो उसकी तरफ से जेपी नड्डा ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी। उसके बाद उन्होंने रोहिंग्या का जिक्र किया था, तो उसको लेकर संजय सिंह ने उसके बाद काफी लंबा संजय सिंह ने भाषण उसके दिया बाद था से भी जो है ये जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने इस बात में भी तंज कसा है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और जेडीयू जो कि बिहार से चलकर अब दिल्ली आना चाहती है, और अभी उसको जो दिल्ली में जो आम जनता है जो बिहार की रहने वाली है, जो अभी जिस तरह से अभी उनको चिंता है, तो आखिरकार इस मामले में जो जेडीयू लगातार कई सालों से इस बार बिहार में वो सत्ता चला रही है। नीतीश कुमार की बात करें तो लगातार अभी 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तो आखिरकार बिहार में वो ऐसे डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं कि बिहार की जो जनता है वो दिल्ली जाकर कामकाज कर रही है। उनको इस बात पर भी गौर करनी चाहिए। और देखा गया कोरोना काल का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, तो बिहार में भी कई ऐसी तस्वीरें सामने कि आपने भी बॉर्डर को लॉक कर दिया था। दूसरे राज्य के जो प्रवासी मजदूर थे वो उनको आप अपने राज्यों में नहीं आने दे रहे थे। दिल्ली की बात की जाए, ठीक है ना, आपने दिल्ली में अच्छी बात है कि दिल्ली का मुद्दा उठाया, जो दिल्ली में बिहार के जो लोग हैं उनका आपने मुद्दा उठाया, लेकिन इसी के साथ इलेक्शन के टाइम आपको ये मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी? अगर सच में आप दिल्ली में बिहार वासियों की बात करते हैं, पूर्वांचलियों की बात करते हैं, तो अभी इलेक्शन के दरमियान इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप इसके पहले भी इस मामले को उठा सकते थे। इसी के साथ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है आपके लिए कि आखिरकार क्या वजह है कि आप लगातार 15 सालों से बिहार में सत्ता में हैं, आप वहां पे लगातार विपक्ष को घेरते हैं, लेकिन आखिर अभी तक आपने बिहार को उस जगह पे क्यों नहीं पहुंचाया कि दूसरे राज्य के लोग आए बिहार में कामकाज करें? तो आज भी जो बिहार के मजदूर हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो किसी और राज्य में जाकर वहां पे काम करने के लिए मजबूर है। तो अब जिस तरह से ललन सिंह ने दावा किया है कि हम इंडिया अलायंस के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे, अब एनडीए अलायंस के साथ, अब आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि एनडीए अलायंस के साथ अगर जेडीयू वहां पे इलेक्शन लड़ती है तो वहां के में दिल्ली में जो बिहार के लोग हैं वो उसको कितनी तरजीह देते हैं और वहां पे क्या रुख वो अपनाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपने अभी बिहार का जिक्र किया कि बिहार के जो लीडर हैं ललन सिंह, उन्होंने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो हम चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार के सूरजकुंड में मंथन और नीतीश कुमार की एकला चलो वाली प्रगति यात्रा को लेकर तमाम सवाल किए जा रहे हैं और इसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के करीब आ सकते हैं? इन्हीं सवालों के बीच आरजेडी नेता और कार्यकर्ता पटना में जुटे और मंथन किया। सियासी हलकों में चर्चा गर्म है कि क्या एनडीए से नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया है। जिस तरह से हम पहले भी देखते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार अक्सर और बेशतर यही करते हैं कि जब मतलब किसी के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं या एनडीए में रहते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर उनका मूड चेंज होता है, फिर वो स्विंग करके बिहार में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसके साथ आ जाते हैं। फिर जब उनका मूड करता है तो फिर वो, लेकिन इन चीज़ों में एक चीज़ तो ये है शायद कि नीतीश कुमार चाहे जितना इधर उधर जाएं, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो होता है, डेवलपमेंट हो रहा है। और वही एक चीज़ और भी है कि क्या नीतीश कुमार का समाजवाद फिर जाग उठेगा और फिर वो अपने लालू यादव को पुराना मित्र बताने लगेंगे? सवाल कई हैं, लेकिन इससे पहले राजद के जो क्या बोलते प्रवक्ता हैं उनकी कही की बात समझ में आ रही है। उन्होंने आखिर क्या बोला? उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो सकता है, अभी समय है और समय के साथ हम बदल सकते हैं। वहीं अगर बात करें कल की, तो कल बिहार में बहुत कुछ हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से देश के कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने ओडिशा के मौजूदा राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। इसी कड़ी में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को मिजोरम का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला, उनको मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये सभी नियुक्तियां उस तिथि से प्रभावित होंगी जिस दिन से ये राज्यपाल अपने अपने कार्यों का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जिस तरह से बिहार में इलेक्शंस होने हैं, बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार जो हैं वो यात्रा पर निकले हैं
और बिहार में नीतीश कुमार की जो यात्रा है वो एकला चलो रे वाली यात्रा लग रही है कि उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं बिहार में अभी भी ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं तो एनडीए के साथ, उनके साथ डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं जो कि बीजेपी के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैसले वो अकेले लेते हैं और अभी काफ़ी दिनों से वो चुप बैठे हुए हैं। इस चुप्पी के बाद जब वो खुलते हैं तो फिर वो कुछ ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो कि अभी बीजेपी के लिए वो टेंशन होगी। देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सियासत कब करवट बदल ले किसी को नहीं पता चलता। मालूम चला कि आज शाम में किसी और दल के बिहार का ये वीडियो वायरल हुआ था कि जो शाहनवाज हुसैन थे उन्होंने कहा था कि मैं प्लेन पे गया तो मंत्री था, मैं उतरा तो पता नहीं चला मैं मंत्री कब नहीं रहा। हाँ, बल्कि वो जब पिछली बार जब उन्होंने बीजेपी ने जब पलटवार, हाँ, बीजेपी से जब वो उसमें गए थे महागठबंधन में जो कि बिहार में सरकार बनी थी, तो शाहनवाज हुसैन दिल्ली गए हुए थे बिहार के किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, और वो जब वो फ्लाइट में सवार हुए थे तो वो मंत्री थे वो, लेकिन जैसे ही वो पटना में उतरे हैं तो वो उनका मंत्रालय जा चुका था। अब देखिए, बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार 28 तारीख तक प्रगति यात्रा पे हैं। इसके पहले वो महिला संवाद की बात करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ये जो रैली है उसकी नाम बदलकर प्रगति यात्रा रख ली और बिहार के हर जगह पर जाकर वो क्या विकास हुए हैं उसके वो जो पूरी जांच पड़ताल कर कह ले तो एक तरह से वो पूरी रणनीति बना चुके हैं कि जो आने वाला वक्त विधानसभा चुनाव है उसमें हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ उनके जो पोस्टर हैं उस पर भी काफ़ी बात कही गई, वो भी काफ़ी वायरल हुए और उस पोस्टर के जरिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि विपक्ष के साथ साथ उनके जो सहयोगी दल है उनको भी उन्होंने पूरी तरह से चेतावनी दे दी कि हैं तो नीतीश कुमार ही। बिहार की सियासत की अगर बात की जाए तो चाहे किसी भी पार्टी कितनी भी सीट हो, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होते हैं। हम देखा कि जब वो राष्ट्रीय जनता दल में गए तो भी वो मुख्यमंत्री थे। बीजेपी जो ये कहा जाता है बीजेपी जल्दी किसी से लोहा मानती नहीं है, उसके साथ भी नीतीश कुमार लगातार उसके पार्टी को भी छोड़ा, फिर उस पार्टी में शामिल हुए और चेहरा वही रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। अभी देखा जाए तो कुछ 2 दिन पहले ही जो राजद है उसके तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें जो एमएलए हैं और एमएलसी हैं जो और बड़े नेता हैं और उसी के साथ साथ जो जिला के जो अध्यक्ष है उस मीटिंग में वो मौजूद रहे और उस मीटिंग में तमाम कई मुद्दे को उठाया गया। इसी के साथ जो शक्ति यादव सिंह है उन्होंने कहा है कि विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव ने कभी भी नीतीश कुमार का अपमान नहीं किया है। बात यह है कि उस जब मीटिंग में सवाल किया गया उस मीटिंग को लेकर तो उसमें शक्ति यादव हैं जो कि तेजस्वी यादव काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनसे जब इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने साफ कहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने नीतीश कुमार का कभी भी अपमान नहीं किया है। और इस बात कहने का मतलब ये था कि वो जो अभी सम्राट चौधरी हैं डिप्टी सीएम उन पे तंज कसा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे सर पे जो पगड़ी है वो तब तक नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को हम सत्ता से बेदखल ना कर दें। इसी के साथ हालांकि वो सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए, वो खुद डिप्टी सीएम बन गए और उन्हीं के साथ वो सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार है। एक वीडियो भी क्या बोलते हैं वायरल हुआ था जिसमें एक एंकर है तेजस्वी यादव से पूछ रही हैं कि आप उनको चाचा क्यों कहते हैं, तो वो कहने लगे कि चाचा तो हम बचपन से ही कह रहे हैं उनको, लेकिन पॉलिटिक्स ये हमारा पर्सनल रिश्ता है और पॉलिटिक्स में ऐसे चाचा हमें नहीं चाहिए। नहीं, ये जो पर्सनल रिश्ते के जो मामले आते हैं ना तो इसी पे और लोगों की जो ये राजनीति वो सुबड़ा हो जाती है कि आखिरकार सच में ये जेडीयू और राजद है वो आपस में क्या कर रही है। क्योंकि पिछली बार भी जब ये गए थे आरजेडी के साथ तो उससे पहले आरजेडी ने एक रोजा इफ्तार किया क्या बोलते करवाया था जिसमें नीतीश कुमार गए थे और उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, उसके बाद ही उन्होंने बदल दिया था। नहीं, बिहार में अगर देखा जाए तो जो अभी शक्ति सिंह ने कहा है उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जो नेता हैं सम्राट चौधरी उन्होंने नीतीश कुमार को पागल तक कह चुके हैं। तो जब नीतीश कुमार राजद में थे तब देखा गया कैसे जो भाजपा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रही, यहाँ तक कह दी कि उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। सम्राट चौधरी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि पागल तक नीतीश कुमार को करार दे दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक नीतीश कुमार के बारे में जब भी सवाल किया जाता है तो उनके बारे में वो अनाप शनाप नहीं बोलते हैं। कहा यह भी नीतीश कुमार से जब सवाल ये तेजस्वी यादव से जब सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि लगातार कि वो हमारे चाचा हैं और पारिवारिक रिश्ता है और वो रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी यादव को कहा था कि अब तो यही संभालेगा। तो अभी जिस तरह से बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में एक तरफ जो लगातार नीतीश कुमार अब यात्रा पे हैं और उस यात्रा के दौरान वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी अभी भी ज़मीनी स्तर पर लोगों से पकड़ है, लोगों की मजबूती के साथ हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वही अगर हम देखें सहयोगी दल की बात करें, भाजपा की बात करें या फिर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो ये लोग भी दोनों अपने अपने दावे चल रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव में वक्त काफ़ी ज़्यादा वक्त है और बिहार में सियासत कभी भी बदल सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो अभी मीटिंग लगातार चल रही है और जो सुगबुगाहट है तो उसके साथ क्या सच में आने वाले वक्त में जेडीयू
और राजद एक साथ होगी। लेकिन वही अगर हम बिहार में एक्सपर्ट की बात करें तो उनका मानना यह है कि अभी तक, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी उपचुनाव तक या फिर इसके बाद अभी भी नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई ऐसे क्यास नहीं लगाया जा रहा है कि सच में वो राजद की तरफ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी साफ तौर पे ये कहना मुश्किल है कि सच में नीतीश कुमार जेडीयू माफ कीजिएगा राजद की तरफ जाकर वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कल जो कि वहाँ के राज्यपाल बदले गए उस पर क्या कहें, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है और पढ़ने में आ रहा है कि वहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान को इस वजह से राज्यपाल बनाया गया है क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान कहीं ना कहीं बीजेपी को ये शक हो गया था कि शक हो रहा है कि ये जो है क्या बोलते हैं नीतीश कुमार ये कभी भी पाला बदल सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाया गया है, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान इससे पहले गवर्नर तमिलनाडु के, उसके बाद उन्हें फिर वहाँ इससे पहले गवर्नर थे केरला से उन्हें फिर वहाँ भेजा गया और वहाँ के जो क्या बोलते हैं राज्यपाल थे उनको केरला भेजा गया। और केरला में उनका और वहाँ के जो सीएम है उनके साथ काफ़ी सारे मसले रहते थे, तो आरिफ मोहम्मद खान को शायद इसी वजह से बिहार में भेजा गया है, बिहार का राज्यपाल बनाया गया है कि अगर वहाँ कुछ ऐसा होता तो आरिफ मोहम्मद खान जो कि अपनी एक भूमिका निभा सकते हैं वो निभाएं। देखिए अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में 17% जो मुस्लिम आबादी है और कहा जाता है कि मुस्लिमों को लेकर नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया और आरिफ मोहम्मद जो हैं उनको अभी राज्यपाल बनाया गया। वही जब इस मामले में सवाल किया जा रहा है तो सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वही जेडीयू की एक नेता हैं एमडी निजामुद्दीन ने उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब इस मामले में सवाल किया गया तो उन्होंने लिखा है कि बिहार अल्पसंख्यक के विकास और सुरक्षित में माननीय मुख्यमंत्री की योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अल्पसंख्यक समुदाय को जाति तौर पर नीतीश कुमार पर मजबूत विश्वास है। तो ये लोग तो दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी वक्फ बिल का जो मामला सामने आया है उसमें नीतीश कुमार ने अभी खुले तौर पर अपना पक्ष नहीं रखा है। तो इस पर भी काफ़ी सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिरकार अगर नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के चहीते हैं तो फिर वो जो वक्फ बिल का जो मामला सामने आया है उस पर वो खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिहार में भी इलेक्शंस होना है, उसी तरह अब ये खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने सिपहसालारों को उतारना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने 21 सीटों के बाद मंगलवार की शाम 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को रणभूमि में उतार रखा है, तो वहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ फहद सूरी जैसे मजबूत चेहरे पर दांव खेला है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व विधायक देवेंद्र सहरावत और आसिम खान को भी प्रत्याशी बनाया गया। जिस तरह से ये मतलब कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन के बारे में कांग्रेस ने भी कई बार बोला है और आम आदमी पार्टी भी कई बार बोल चुकी है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने अपने चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से कल अलकानंदा के बारे में बात हो रही थी कि अलकानंदा को जो दिल्ली की सिटिंग मुख्यमंत्री वो हैं क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ कालकाजी से उतारा जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं। शायद उसमें कुछ अड़चन फंसी होगी या जो भी हो, ऐसा बोला जा रहा है कि अब की जो लिस्ट आएगी उसमें अलकानंदा जो हैं वो उनके सामने होंगी जो कि मुख्यमंत्री, हालांकि वो भी महिला हैं और ये भी महिला हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।